सभी को नमस्कार और स्वागत है आप सभी का साइंस विद सुनील गढ़वीर। आज हम कक्षा 10 के विज्ञान विषय के लेसन नंबर 5 जैव प्रक्रम के बारे में अध्ययन करेंगे। जैव प्रक्रम सभी सजीवों में जीवित रहने के लिए उनके शरीर में विभिन्न प्रकार की क्रियाएं चलती रहती है, जैसे श्वसन क्रिया, पाचन क्रिया, इनसे ऊर्जा प्राप्त करना तथा शरीर में बने अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना, शरीर में कोशिकाओं का निर्माण, ऊतकों, अंगों का निर्माण आदि अनेक प्रकार की क्रियाएं जो जीवधारियों के जीवित रहने के लिए आवश्यक है। शरीर में होने वाली इन समस्त क्रियाओं को सामूहिक रूप से जैव प्रक्रम कहते हैं, अर्थात वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं, जैसे पोषण, श्वसन, वहन तथा उत्सर्जन। हमारे शरीर के अंदर दो प्रकार की रासायनिक क्रियाएं होती है। पहली है अपचयन। अपचयन में हमारे शरीर के अंदर जटिल पदार्थों को तोड़कर उनको सरल पदार्थों में बदला जाता है तथा इस प्रक्रिया में ऊर्जा का निर्माण होता है। दूसरा है उपचयन। इसमें सरल पदार्थ और ऊर्जा आपस में मिलकर जटिल पदार्थों का निर्माण करते हैं। उपापचय या मेटाबॉलिज्म हमारे शरीर के अंदर अपचयन तथा उपचयन को सामूहिक रूप से उपापचयी क्रियाएं कहते हैं और ये क्रियाएं सजीवों के शरीर में बिना रुके लगातार चलती रहती है। पोषण भोजन को शरीर के अंदर लेने के प्रक्रम को पोषण कहते हैं। इस प्रक्रम में हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। इस ऊर्जा का उपयोग हमारे शरीर में अनुरक्षण का कार्य करने वाले तंत्र करते हैं। हमारे शरीर के अंदर कोशिकाओं की टूट फूट तथा उनकी मरम्मत और नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। हमारा शरीर भोजन के रूप में जो बाहर से कच्ची सामग्री प्राप्त करता है, उस कच्ची खाद्य सामग्री में अधिकतर कार्बन पदार्थ होता है, अर्थात बाहर से प्राप्त की गई खाद्य सामग्री अधिकतर कार्बन से निर्मित होती है। स्वपोषी जीव ये जीव अकार्बनिक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल ग्रहण करके जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं, स्वपोषी जीव कहलाते हैं। ये जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इनमें मुख्यतः पेड़ पौधे तथा कुछ जीवाणु शामिल हैं। विषमपोषी जीव ये जीव जटिल कार्बनिक पदार्थों को ग्रहण करते हैं तथा जटिल पदार्थों को एंजाइमों का उपयोग करते हुए सरल पदार्थों में बदलते हैं तथा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। विषमपोषी जीव कहलाते हैं। ये जीव भोजन के लिए स्वपोषी जीवों पर निर्भर रहते हैं, जैसे जंतु, कवक आदि। स्वपोषी पोषण इस विधि में स्वपोषी जीव कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकता प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी करते हैं। स्वपोषी जीव कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का उपयोग करके सूर्य के प्रकाश तथा
क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल को कार्बोहाइड्रेट या मंड में बदल देते हैं और यह कार्बोहाइड्रेट पौधों की पत्तियों में संचित हो जाता है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है जो पत्तियों के द्वारा वातावरण में बाहर छोड़ दी जाती है और जल का निर्माण भी होता है। यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। पेड़ पौधे किस प्रकार से अपना भोजन बनाते हैं? पौधे दिन के समय सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। पौधों की जड़ों के द्वारा भूमि से जल को अवशोषित किया जाता है तथा यह जल पौधों के ऊतकों के द्वारा पौधे की पत्तियों तक पहुंचता है और पौधों की पत्तियां बाहरी वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करती है। पौधों की पत्तियों के अंदर हरे रंग का वर्णक क्लोरोफिल पाया जाता है जो पत्तियों के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है और यह कार्बोहाइड्रेट या मंड पौधों की पत्तियों के अंदर पौधों के भोजन के रूप में इकट्ठा हो जाता है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस तथा जल का निर्माण भी होता है। तो पौधे इस प्रकार से अपना भोजन बनाते हैं। मरुद्भिद पौधे जो मरुस्थल में पाए जाते हैं वो रात्रि के समय वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और दिन में क्लोरोफिल ऊर्जा के द्वारा अंतिम उत्पाद का निर्माण करते हैं। अब हम पौधों की पत्तियों की संरचना का अध्ययन करेंगे। पौधे की पत्ती के छोटे से भाग को हम सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखते हैं तो यह इस प्रकार से दिखाई देती है। इसे पत्ती की अनुप्रस्थ काट कहते हैं अर्थात पत्ती का छोटा सा भाग। अब इस अनुप्रस्थ काट में पत्ती की कोशिका को हम सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखेंगे तो यह इस प्रकार से दिखाई देती है। इस कोशिका में विभिन्न प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं। इन कोशिकाओं में यह हरे रंग की संरचना है, इसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर हरे रंग की जो संरचनाएं पाई जाती है इन्हें क्लोरोफिल कहते हैं। पौधे जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो इसमें निम्नलिखित घटनाएं होती है। पहला है पौधों की पत्ती के अंदर उपस्थित क्लोरोफिल के द्वारा सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। दूसरा है क्लोरोफिल के द्वारा इस प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा पत्ती के अंदर उपस्थित जल को अपघटित करना। जल का अणु हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटित होता है। तीसरी घटना पौधों की पत्तियों में कार्बन डाइऑक्साइड तथा अपघटित जल आपस में मिलकर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होता है। तो प्रकाश संश्लेषण में ये 3 प्रकार की घटनाएं घटित होती है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस और जल का निर्माण भी होता है। पत्ती के द्वारा गैसों का आदान प्रदान किस प्रकार से होता है? यह पौधे की एक पत्ती है और इसमें यह जो सूक्ष्म बिंदु दिखाई दे रहे हैं, इन बिंदुओं को हम सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखते हैं तो यह हमें इस प्रकार से दिखाई देते हैं।
पौधों की पत्ती के अंदर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें सूक्ष्म छिद्र कहते हैं और इन छिद्रों के द्वारा यह गैसों का आदान प्रदान करते हैं। इसके अलावा अधिक मात्रा में बने जल का उत्सर्जन भी करते हैं। पत्ती में पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्र की संरचना इस प्रकार की होती है। इसके ऊपरी भाग में द्वार कोशिकाएं पाई जाती है। इसके अंदर हरे रंग के जो गोल बिंदु दिखाई दे रहे हैं यह हरित लवक है और बीच में रंध्र छिद्र पाए जाते हैं। यह सूक्ष्म छिद्र जब जल का अवशोषण करते हैं तो जल का अवशोषण करने के पश्चात यह फूल जाते हैं और इनके फूलने के कारण रंध्र छिद्र खुल जाते हैं और इन रंध्र छिद्रों से वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर जाती है। इन पत्तियों के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस विसरण विधि के द्वारा अंदर जाती है और जब इन सूक्ष्म छिद्रों से जल बाहर निकल जाता है तो ये सूक्ष्म छिद्र सिकुड़कर बंद हो जाते हैं। इस प्रकार इन सूक्ष्म छिद्रों के माध्यम से गैसों का आदान प्रदान होता है। इसी प्रकार इन पत्तियों के अंदर प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ऑक्सीजन गैस बनती है वह भी विसरण विधि के द्वारा इन सूक्ष्म छिद्रों में से बाहर निकल जाती है। स्वपोषी पोषण में पौधों को शरीर निर्माण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री या पौधों के शरीर के निर्माण के लिए आवश्यक पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, लोहा तथा मैग्नीशियम मिट्टी से प्राप्त होते हैं और पौधों की जड़ों के द्वारा इन पोषक तत्वों को अवशोषित करके पौधे के समस्त भागों तक पहुंचाया जाता है। विषम पोषी पोषण पोषण की वह विधि जिसमें जीव विभिन्न प्रकार से पोषण प्राप्त करते हैं विषम पोषी पोषण कहलाता है। अर्थात ये जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। अमीबा में पोषण अमीबा एक कोशिकीय जीव है और इसके बीच में केंद्रक पाया जाता है तथा यह कोशिका द्रव्य है। अमीबा के अंदर अंगुली जैसे अस्थायी प्रवर्ध या उभार पाए जाते हैं जो भोजन के कणों को घेर लेते हैं। अमीबा के संपर्क में जब कोई भोजन का कण आता है तो यह प्रवर्ध इन कणों को घेर लेते हैं और इस प्रकार से खाद्य कण को घेर कर खाद्य रिक्तिका का निर्माण करते हैं। इस खाद्य रिक्तिका के अंदर अमीबा पाचक रस छोड़ता है जिसमें यह जटिल खाद्य कण सरल खाद्य कणों में बदल जाता है और यह विघटित सरल पदार्थ अमीबा के कोशिका द्रव्य में चले जाते हैं तथा बचा हुआ अपच पदार्थ अमीबा के शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रकार अमीबा अपना भोजन बनाता है।
मनुष्य में पोषण। मनुष्य में पोषण के लिए पाचन तंत्र पाया जाता है। यह है मनुष्य का पाचन तंत्र। इसमें लीवर, अमाशय, अग्नाशय, बड़ी आंत, छोटी आंत, ये सारी संरचना इस प्रकार से पाई जाती है। मनुष्य के पाचन तंत्र में यह ग्रासनली, यह अमाशय, यकृत, हरे रंग की थैली पित्ताशय, अमाशय के नीचे अग्नाशय पाया जाता है। बीच में कुंडलीनुमा छोटी आंत जो लगभग 7 मीटर लंबी होती है। बड़ी आंत, छोटी आंत और बड़ी आंत जहाँ मिलती है वहाँ परिशेषिका पाई जाती है, जिसे अपेंडिक्स भी कहते हैं। यह एक अवशेषी अंग है जिसका वर्तमान में कोई उपयोग नहीं होता। बड़ी आंत मलाशय में खुलती है और अंत में गुदा द्वार। मनुष्य के द्वारा मुंह से भोजन ग्रहण किया जाता है। दांतों के द्वारा इस भोजन को बारीक टुकड़ों में पीसा जाता है। भोजन का पाचन हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है। मुंह के अंदर हमारी जीभ लार छोड़ती है जो भोजन को लसलसा बनाती है। इसके अलावा इस लार में एमिलेस एंजाइम पाया जाता है। यह एंजाइम भोजन की मंड को शर्करा में बदलने का कार्य करती है। मुंह से भोजन ग्रास नाल से होते हुए अमाशय में पहुंचता है। हमारी ग्रास नाल में भोजन कर्माकुंचन गति के द्वारा आगे बढ़ता है। यहाँ से भोजन सबसे पहले अमाशय में पहुंचता है। मुंह से भोजन सबसे पहले अमाशय के पास आता है और अमाशय भोजन को पचाने के लिए जठर रस छोड़ता है। चूंकि भोजन अमाशय के पास आता है, पास का अर्थ अमाशय द्वारा छोड़े गए जठर रस से है। अमाशय में उपस्थित ग्रंथियां 3 प्रकार के रस छोड़ती है। पी से पेप्सिन, ए से अम्ल और एस से श्लेष्मा। पेप्सिन भोजन से प्रोटीन का पाचन करता है। HCl अम्ल भोजन को अम्लीय माध्यम में बदलता है तथा श्लेष्मा अमाशय के आंतरिक स्तर की सुरक्षा करता है। अमाशय से होता हुआ भोजन छोटी आंत में आता है। जब भोजन छोटी आंत में आता है तो यकृत पित्तरस छोड़ता है और अग्नाशय अग्नाशयी रस छोड़ता है, जो छोटी आंत में आते समय भोजन के अंदर मिल जाते हैं। यह पित्तरस और अग्नाशयी रस किस प्रकार से कार्य करते हैं? हमारा लीवर या यकृत पित्तरस छोड़ता है जो इस पित्ताशय के अंदर इकट्ठा होता है। भोजन जब अमाशय से छोटी आंत में जाता है तब यह पित्तरस उस भोजन के साथ मिलता है। चूँकि अमाशय के अंदर अमाशय द्वारा छोड़े गए अम्ल से भोजन अम्लीय हो जाता है, जिसको पित्तरस के द्वारा क्षारीय माध्यम में बदला जाता है। इसके अलावा पित्तरस वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का कार्य करता है, जिसे इमलसीकरण कहते हैं। भोजन जब अमाशय से छोटी आंत में जाता है तब अग्नाशय के द्वारा अग्नाशयी रस छोड़े जाते हैं। यहाँ पर देखिए, इस अग्नाशय की संरचना इस लट के समान है। लट LAT। इससे हम अग्नाशयी रस याद करेंगे। अग्नाशय द्वारा 3 प्रकार के पाचक रस छोड़े जाते हैं, जिनमें L से लाइपेज, A से एमिलेज और T से ट्रिप्सिन। लाइपेज भोजन से वसा को पचाने का कार्य करता है। एमिलेज भोजन में स्टार्च को पचाने का कार्य करता है और ट्रिप्सिन भोजन में
प्रोटीन को पचाने का कार्य करता है। पेप्सिन, ट्रिप्सिन इस प्रकार के जो रस हैं वो भोजन से प्रोटीन पचाने का कार्य करते हैं। छोटी आंत के अंदर हमारी छोटी आंत आंतररस छोड़ती है और यह आंतररस भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में, प्रोटीन को एमिनो अम्ल में और वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलने का कार्य करता है। भोजन का संपूर्ण पाचन हमारी छोटी आंत के अंदर होता है। भोजन पचने के पश्चात छोटी आंत में कौन सी क्रिया होती है? हमारी छोटी आंत अंदर से इस प्रकार की होती है। छोटी आंत के अंदर उभरी हुई संरचना पाई जाती है। छोटी आंत की अंदर की दीवारों में या अंदर के भाग में इस प्रकार से ये संरचना पाई जाती है। इसे दीर्घरोम कहते हैं। अब इन दीर्घरोमों का क्या कार्य होता है? ये दीर्घरोम हमारे पचे हुए भोजन का अवशोषण करते हैं। इन दीर्घरोमों का संबंध रक्तवाहिनियों से होता है और छोटी आंत के अंदर पचा हुआ भोजन हमारे रक्त के अंदर मिल जाता है और रक्त के द्वारा छोटी आंत से पचे हुए भोजन को शरीर के संपूर्ण भागों में भेजा जाता है। छोटी आंत से शेष बचा हुआ भोजन हमारी बड़ी आंत में आता है। बड़ी आंत से जल तथा खनिज लवण का अवशोषण होता है और उसके बाद शेष अपशिष्ट पदार्थ मलाशय में इकट्ठा होता है और यहाँ से यह गुदा द्वार के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो यह था मनुष्य में पाचन तंत्र। मानव शरीर में पोषण की क्रिया 5 चरणों में पूरी होती है। पहला है अंतर्ग्रहण अर्थात भोजन को शरीर के अंदर ग्रहण करना। दूसरा है पाचन, भोजन का पाचन करना। तीसरा है अवशोषण, पचित भोजन का अवशोषण करना। अवशोषण का कार्य छोटी आंत में पाए जाने वाली संरचनाएं दीर्घरोम करते हैं। अवशोषित भोजन का स्वांगीकरण करना। अंतिम चरण है बहिक्षेपण, शेष अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना। यहाँ पर है स्वांगीकरण। स्वांगीकरण का मतलब होता है रुधिर के द्वारा पचित भोजन को शरीर की कोशिकाओं में लेकर जाना, जहाँ से हम इससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार भोजन सबसे पहले हमारे मुँह में आता है। मुँह में एमिलेस एंजाइम छोड़ा जाता है। उसके बाद अमाशय में, अमाशय जठर रस छोड़ता है। अमाशय से होता हुआ भोजन छोटी आंत में, जब ये छोटी आंत में आता है तो यकृत के द्वारा पित्तरस और अग्नाशय के द्वारा अग्नाशय रस इसमें मिलते हैं और छोटी आंत में भोजन का संपूर्ण पाचन होता है। छोटी आंत के बाद भोजन बड़ी आंत में आता है। बड़ी आंत में जल और खनिज लवण का अवशोषण होता है। उसके बाद शेष अपशिष्ट पदार्थ मलाशय में इकट्ठा होता है और जहाँ से गुदा द्वार के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो यह मनुष्य में पाचन तंत्र की क्रियाविधि। दंत क्षरण, दांतों का ऊपरी भाग एनेमल कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। जब हम भोजन करते हैं तो हमारे मुंह के अंदर पाए जाने वाले जीवाणु शर्करा प्रक्रिया करके अम्ल बनाते हैं और यह अम्ल दांतों के इस इनेमल को कमजोर कर देते हैं।
अनेक जीवाणु भोजन के खाद्य कणों के साथ मिलकर दांतों पर चिपक कर दंत प्लाक बनाते हैं। यह प्लाक दांत को ढक लेता है। जीभ के द्वारा छोड़ी गई लार हमारे मुंह के अमल को उदासीन करने का कार्य भी करती है, लेकिन दंत प्लाक हमारे दांतों को ढक लेते हैं, जिसके कारण यह लार दांतों की सतह तक नहीं पहुंच पाती, जिसके कारण हमारे दांत कमज़ोर होने लगते हैं। तो भोजन के पश्चात ब्रश करके प्लाक को हटा सकते हैं।